हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। दिस इज नेहा एंड फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस। बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी डन सेट्स फ्रॉम क्लास 11 चैप्टर, ठीक है, 1 एंड मैट्रिसेस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ये 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं विद कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस फ्रॉम 11th क्लास। तो देखिए, सबसे पहले क्या है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें इस चैप्टर में 2 वर्ड आ रहे हैं, रिलेशन और फंक्शंस। रिलेशन क्या होता है, किसी भी तरह का रिश्ता, और फंक्शन क्या होते हैं, जैसे हमारे फंक्शन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अपने घरों में, है ना, वो फंक्शन में आ गए। समझते जाइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसे पहले इसमें एक टर्म आएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आएगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने लेटर आ रहे हैं, देखो कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 2। एक है कार्टेशियन, दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई करना, और कार्टेशियन मैंने कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कैसा होता था, देखिए हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में, छोटी क्लासेस में। इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते थे एक्स वाई, ये किस तरह के कोऑर्डिनेट होते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और ये प्लेन क्या होता था, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। एक्स कॉमा वाई फॉर्म के जो हमारे पास पॉइंट होता है, यानी कि जो पॉइंट होगा उसका एक्स और वाई, तो ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन। अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी, या यहाँ पी और क्यू ले रखा है, सेट पी एंड क्यू, देन पी मल्टीप्लाई क्यू क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। मतलब अगर एक सेट था ए और एक सेट है हमारे पास बी, तो ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा, हमारे पास ए का हर एक एलिमेंट का पेयर, यानी कि जोड़ा बनाया जाए बी के साथ, वही क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि जैसे यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो आंसर में क्या आया, 1,2। ये क्या हो गया, एक पेयर फॉर्म हो गया। जबकि नॉर्मल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई, तो किस चीज का मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स का। तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता था, 6। जबकि जब 2 नंबर के जोड़े, ठीक है, एक ये सेट और सेट में, जब कार्टेशियन प्लेन में हम बात करें, तो देखो ये ए क्रॉस बी, यानी कि 2 सेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सेट्स मल्टीप्लाई किस तरीके से होते हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स पेयर बनाते हैं सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। हर एक एलिमेंट एक पेयर बनाएगा किसके साथ, दूसरे के साथ, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ध्यान रखना। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमेशा वो किसका होगा, फर्स्ट सेट का, और जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में। ये ऑर्डर पेयर है, मतलब एक जोड़ा है, एक जोड़े में जो पहला वाला नंबर होगा वो पहले सेट का होगा, और जो दूसरा होगा वो दूसरे सेट का होगा। तो ये है फ्रेंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए आगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया उसमें से एक हमने छोटा सा सेट उठा लिया, उसे क्या कहते हैं, रिलेशन, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रिलेशन। अब देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूं, मान लीजिए हमने एक सेट लिया, मतलब कुछ नाम इकट्ठा किए बच्चों के, ठीक है। आपके आसपास घर में जो भी हैं, हमने बच्चों के नाम लिखे ABCD स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। और यहाँ पे उनके पेरेंट्स के नाम XYZU, ये नाम है, ठीक है। अब कहा एक रिलेशन इन दोनों के बीच में बताओ। ये सारे बच्चे हैं और इस तरफ सारे पेरेंट्स हैं। अब क्या किया भाई, जो ए है, ए जो है क्या हो, डॉटर है किसकी, सेट बी की, क्या हो, ए जो है बी में रहने वालों की क्या हो, डॉटर हो। यानी कि सारे बच्चे हैं और यहाँ मम्मी या पापा बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हमने कहा वो बच्चे अलग कर लो, या वो रिलेशन, एक रिश्ता बता दिया। क्या रिश्ता बताया, यहाँ पे देखो क्या संबंध बताया इन दोनों के बीच में, कि पहले वाले सेट में जो बच्चे हैं या पहले वाले सेट के जो लोग हैं वो क्या हो, दूसरे वाले की बेटी हो, दूसरे वाले की बेटी हो, है ना। तो मान लीजिए ए जो है वो किसकी बेटी थी, वाई की, और सी किसकी थी, एक्स की। जबकि बी और डी क्या है, बॉयज हैं, हमने तो बच्चे रखे थे ना सारे। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ए जो है वाई के साथ पेयर हो जाएगा, और सी जो है वो एक्स के साथ पेयर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है रिलेशन। तो पूरे सेट में से कुछ ना कुछ हम लोग, मतलब इन दोनों में देखो, अगर इनका कार्टेशियन करते, ए क्रॉस बी करते, तो कितने जोड़े बनते, कितने जोड़े बनते, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी,
ध्यान रखना यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, Na मल्टीप्लाई Nb इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई B। अगर मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट थे, मतलब इसमें यहाँ पे कितने थे, 4 लोग, 4 बच्चे, और यहाँ पे भी 4 बच्चे, तो 4 गुणा 4 यानी कि 16 जोड़े बन सकते थे इसमें से। उन 16 में से हमने कौन सा रिलेशन उठाया, भाई A जो है वो क्या हो, B की डॉटर है, यानी कि A जो है वो B का क्या हो, यहाँ पे डॉटर है, ठीक है। तो उसमें कितने आए, सिर्फ 2 आए, यानी कि 16 में से 2 ही हमारे पास रिलेशन में आए, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन और कार्टेशियन की बात। अब देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 3 नाम हैं जो आपने सुने ही हैं, क्या क्या, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। ये रफली मैं यहां समझा रही हूं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन क्या होगी, जो रिलेशन बना उसमें जो पहले एलिमेंट होंगे, यानी कि जो पहले वाले नंबर होंगे वो क्या होते हैं, सारे डोमेन। क्या होते हैं, डोमेन, ठीक है फ्रेंड्स। डोमेन क्या बताया, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, डोमेन। अब रेंज देखो, रेंज क्या होगी, जो सारे सेकंड एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे रेंज, ठीक है। और कोडोमेन क्या होगी, टोटल एलिमेंट में से, यानी कि जो ये बी वाला था ना, सेट बी के टोटल एलिमेंट जो होंगे वो किसका काम करते हैं, कोडोमेन का। अब एग्जांपल से समझिए, देखिए यहाँ पे ये हमें ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे ये सेट ए मान लो, ये सेट बी, इसमें एलिमेंट से 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 से 6 तक। अब इनको हमने पेयरिंग की, एक रिलेशन बता दिया, ये क्या है, इनके बीच में एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन में देखो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन है सेट ए के एलिमेंट जिन्होंने पेयर बनाया है। तो किसने बनाया, 1 2 3 4 5 ने तो अपना मैच ढूंढ लिया, अपना रिलेशन बना लिया, तो ये ए के एलिमेंट रिलेटेड हो गए। क्या पढ़ते हैं इसको, ए इज रिलेटेड टू बी, किस तरह से, देखो 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड है 3 से, इस तरीके से। तो जो डोमेन आई हमारी वो क्या आ गई, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब रेंज देखो, रेंज क्या होगी, ये 1 2 3 4 5 किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, जिनके साथ ये रिलेट कर रहे हैं, मतलब जिनके साथ इनका रिश्ता बना हुआ है वो क्या हो गए, सारे रेंज। भाई इनकी रेंज कहाँ तक है, होता है ना, जैसे मिसाइल बना रहे हैं उसकी रेंज कहाँ तक है, तो यही है कि इन नंबर्स की रेंज का मतलब हो गया कि ये किसके साथ अपनी जोड़ा बना रहे हैं, तो वो रेंज हो गई। अब कोडोमेन देखो, कोडोमेन का मतलब था वो पूरा एरिया जहां जिनसे रेंज बन सकती है, ठीक है, वो पूरा एरिया जिसपे रेंज बनती है। तो देखो पूरा सेट बी जो है वो क्या होगा, हमारा कोडोमेन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया रेंज, डोमेन और कोडोमेन का कंसेप्ट। अब देखिए जिसमें से क्वेश्चन पेपर में आया है वो है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। एक सेट ए है, एक सेट बी है। मान लीजिए यहाँ पे देखो ये पी है, ये क्यू है। तो क्या कह रहा है, पी से क्यू पर कितने रिलेशन टोटल बनाए जा सकते हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे मैंने एक रिलेशन अभी एग्जांपल में क्या लिया था कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो, ये ए जो है डॉटर है बी की, ये रिलेशन लिया था। तो ऐसे हो सकता था ए क्या हो, सन हो बी का, ए जो है बी का डॉटर या सन कुछ भी ना हो, तो कई सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो ऐसे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं सेट ए से बी पे, जैसे यहाँ पे है पी से क्यू में, तो वो किस पे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखो हमारे पास क्या करते हैं, 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू, इसको पी क्यू पढ़ रहे हैं, वेयर जहां पर पी और क्यू क्या है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। पी और क्यू क्या बता रहे हैं हमारे कि ए में कितने एलिमेंट थे और बी में कितने एलिमेंट्स थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन में कितने एलिमेंट होते हैं, ये अभी हमने देख लिया था, ठीक है। कार्टेशियन में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन क्या होता है, ए क्रॉस बी, जितने ए और बी में है उनका मल्टीप्लाई कर दो। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये सेट ए है, उसमें एलिमेंट थे 1 2 और 3, ठीक है, और ये बी सेट है, इसमें एलिमेंट हैं 3 और 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो गए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या हो गए फ्रेंड्स 5। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि टोटल कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं ए और बी के बीच में, समझ गए, ऑर्डर्ड पेयर,
ठीक है, कितने बनाए जा सकते हैं, वो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, 5 और 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, यानी कि इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं, 15। 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, इस तरीके से तो 15 जोड़े बनाए जा सकते हैं। अब देखो ए से बी के लिए, यानी कि ए सेट से बी के लिए कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर पी क्यू। अब पी क्यू क्या था हमारे पास यहाँ पे, 2 की पावर पी क्यू कितना आया है, 15। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी कितना आया, 15, यानी कि 2 की पावर 15, जो कि कितने के इक्वल हो गया हमारे पास, जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पेपर में ये दोनों साल आया। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं किस किस के बीच में, सेट ए और बी के बीच में, वो कितने होते हैं, 2 की पावर पी क्यू। या अगर हम कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है फ्रेंड्स, m, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या हो, n, तो 2 की पावर m n। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि टोटल रिलेशन कितने हो सकते हैं ए और बी के बीच में, 2 की पावर mn। और mn क्या है, ए में जितने एलिमेंट हैं वो m और जितने बी में हैं वो n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और 2 की पावर ले लो, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शंस। अब देखिए फ्रेंड, फंक्शन क्या होता है, देखो फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, यानी कि रिलेशन का ही एक टाइप क्या है, फंक्शन है, पर फंक्शन की कुछ खास डेफिनेशन है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, एक ऐसा रिलेशन है, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच फॉर ऑल एलिमेंट्स A belongs to set A, there exists an image fa is equals to y which belongs to B। इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन जो है एक ऐसा रिलेशन है जिसमें A के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक और एक ही इमेज होती है सेट B में। ठीक है, मतलब जो A का कोई भी एलिमेंट है ना, वो B के किसी एक एलिमेंट के साथ ही अपना क्या बनाएगा, जोड़ा बनाएगा। ठीक है, जबकि रिलेशन में हम लोग क्या करते थे, जोड़ा किसी भी तरीके का हो सकता था, हो सकता है वन जो है कोई एक एलिमेंट है वो सेट बी के कई एलिमेंट से रिलेटेड हो, लेकिन फंक्शन में क्या होता है, वो एक और एक ही इमेज उसकी होती है, यानी कि यहाँ जो एलिमेंट है उसकी क्या होगी, एक इमेज हो, तब वो क्या है, फंक्शन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, या फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, मैपिंग भी कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसी मैपिंग है, ऐसे मैप किया जाता है ए से बी में कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए या ए के एलिमेंट्स की क्या हो, सिर्फ एक ही इमेज हो सेट बी में, दूसरे सेट में, तो वो क्या होता है, फंक्शन कहलाता है। अब देखिए इसमें, जैसे कि इसमें से अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और उसका एक ऑर्डर्ड पेयर था, एक पेयर लिया a कॉमा b, जो किसको बिलोंग कर रहा है, इस फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, एफ ए क्या होगा, b के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, f ऑफ a, यानी कि इस फंक्शन में जब a रखा तो उसने हमें क्या आंसर दिया, b, f ऑफ a इज इक्वल टू b। और a जो है फ्रेंड्स वो क्या कहलाएगा, प्री इमेज, किसकी, b की। देखो b जो है वो क्या हुआ, a का इमेज, b क्या है, a की परछाई है। ठीक है, और a क्या हुई, इसकी प्री इमेज हुई। जैसे कि आप ये पिक्चर देखिए सिर्फ, ठीक है, ये p है, ये सेट q है, अगर इनके बीच में क्या है, फंक्शन लग रहा है कोई, तो देखो 5 की क्या इमेज है, 3, 6 की क्या है, 4, और 7 की क्या है, 5, तो एक की एक ही इमेज है, तो ये क्या हुआ, एक तरह का फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि फंक्शन कैसा दिखता है, भाई एक एलिमेंट की एक इमेज है तो क्या होगा, ये फंक्शन होगा। तो ये एज 11th क्लास के अकॉर्डिंग इतना ही है इसमें। अब इसमें जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स शॉर्ट में समझेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो देखिए f क्या है, फंक्शन है, कहां से कहां, r टू r। r क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, रैशनल इरेशनल। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जो रियल टू रियल डिफाइन हो क्या कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि हमें क्या दे रहा है, कोई रियल नंबर ले रहा है और रियल ही नंबर आंसर में दे रहा है, तो क्या हुआ, वो रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखिए सेकंड, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब है, ऐसा फंक्शन जैसे ये लिख रखा है यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू x, ये क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। क्यों है, आप x में कोई भी वैल्यू रखो, ये सेम वही वैल्यू आंसर देगा। जैसे मैं f1 रखूं, ठीक है, हम कोई भी रियल नंबर से यहाँ लेंगे तो हमें रियल नंबर आंसर मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, एक तरह का रियल वैल्यूड फंक्शन है। यहाँ कोई भी रियल वैल्यू रखो, आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने f1 रखा, आंसर क्या आया f2 रखा तो आंसर क्या आया
2। समझ गए, जब यहां से 1 रखा तो आंसर आया 1, 2 रखा तो आंसर आया 2। तो ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू सी, fx इक्वल सी। इस तरह के जो होते हैं वो फंक्शन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, रियल वैल्यू ले रहा है और किसी कांस्टेंट पे जा रहा है, यानी कि वो कांस्टेंट भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो देखो x की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आंसर c ही रहेगा। ठीक है, x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर c ही रहेगा। मैंने f1 पुट किया, आंसर आया, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में था fx इज इक्वल टू 2, तो f1 पुट किया, आंसर आया 2। f2 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा 2। तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, या आइदर पैरेलल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, डिपेंड करता है यहाँ हम क्या पुट कर रहे हैं। तो एक ग्राफ देखिए एक बार इनका, तो इस तरह का ग्राफ बनता है फ्रेंड किसमें, कांस्टेंट फंक्शन में। यानी कि x की देखो, चाहे मैं 4 रखूं तो भी आंसर 2.5, यहाँ 3 आ रहा है। fx इज इक्वल टू सी, यानी कि अगर मैं c की जगह 3 रख लूं तो x की वैल्यू चाहे 2 पुट करो तब भी 3 आएगा, 4 पे भी 3 आएगा, 5 पे भी 3 आएगा, 6 में भी। तो लाइन क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। आइडेंटिटी फंक्शन अभी देखा था, हमने पढ़ा था। तो देखिए आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, लाइन किससे क्रॉस होते हुए जा रही है, 0 0, ओरिजिन से क्रॉस होते हुए जाएगी। क्यों, आइडेंटिटी फंक्शन था क्या, fx इक्वल एक्स, x को जब 1 पुट किया तो आंसर आया 1, 2 पुट करने पे 2, 4 पे 4, 6 पे 6, 8 पे 8, 0 पे 0। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी कहां से जाते हुए, ओरिजिन से पास होते हुए। ये इनके ग्राफ हो गए। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अब वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, किस फॉर्म में होते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू प्लस anx स्क्वायर। यानी कि जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये सारे पॉलिनोमियल हैं। अगर आपको इनमें डाउट है तो आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, उसमें पॉलिनोमियल मैंने समझाया हुआ है। तो देखिए एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने यहाँ लेट किया है। ठीक है, तो इस तरह के जो ग्राफ बनते हैं ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, पहले तो पॉलिनोमियल फंक्शन। भाई x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू है अब वो लाइन ग्राफ नहीं बनाएंगे, कैसा बनेंगे, कर्व बनते हैं। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल ये रखा था, fx क्या लिया हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, fx क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में है ना ये, इसलिए। तो इसका जो ग्राफ बना वो देख रहे हैं आप, ये पैराबोला की फॉर्म में आ रहा है। ये एक एग्जांपल और लिया हुआ है एनसीईआरटी में, देखो किसका, पॉलिनोमियल का। तो fx इक्वल जब x क्यूब लिया तो ग्राफ चेंज हो गया, अब ये इस तरह का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में ग्राफ जो है कर्व बनते हैं, मतलब किसी भी तरह का ग्राफ बन सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं, जरूरी नहीं है हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बने। नेक्स्ट देखिए अब वो है हमारे पास रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन कैसे होते हैं, देखिए, फंक्शन ऑफ टाइप fx अपॉन gx, यानी कि एक फंक्शन न्यूमरेटर में हो और एक डिनोमिनेटर में हो, इस तरह के फंक्शन क्या कहलाते हैं, रैशनल फंक्शन। वेयर gx कैन नॉट बी इक्वल 0, इस केस में फ्रेंड्स gx कभी भी 0 नहीं हो सकता। वो तो हमने देखो रैशनल नंबर के केस में भी पढ़ा है कि डिनोमिनेटर जो है 0 इक्वल नहीं हो सकता। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एनसीईआरटी में जो लिया हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया fx इक्वल 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। देखो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में x है। अब ये किस फॉर्म में है, रैशनल फंक्शन बन गया ये, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में है ना, रैशनल नंबर p बाई क्यू होता है, तो रैशनल फंक्शन भी क्या हो गया, जिसमें एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज हो। तो न्यूमरेटर को fx, डिनोमिनेटर को gx, तो यहाँ पे fx हो गया 1, gx हो गया x। अब फंक्शन की जो मैपिंग है वो कहां से डिफाइन की, r माइनस 0 टू r, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे x में क्या पुट नहीं कर सकते, सिर्फ r में से क्या माइनस कर दिया है, 0, 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों, 0 रखेंगे तो देखो अनडिफाइन हो जाएगा ना, 1 अपॉन 0 बन जाएगा, इसलिए। तो r माइनस 0 से कहा मैपिंग की, r के लिए, यानी कि r कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं x में एक्सेप्ट 0, तो हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा। अब इन्होंने देखो यहाँ ग्राफ के थ्रू समझा भी रखा है, x की ये सारी वैल्यूज रखी तो उसके लिए हमें क्या मिला, कुछ ना कुछ यहाँ से y की वैल्यूज मिली हैं, वो ये इस तरीके से हैं। और जब इनका ग्राफ बनाया तो वो कैसा बना, ये ग्राफ बना है देखने में, ठीक है। तो ऐसे होते हैं फ्रेंड फंक्शंस। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट।
मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, देखो ऐसा फंक्शन जो रियल टू रियल डिफाइन करें, यानी कि आर टू आर जा रहा है ना, तो ये कैसा हुआ, रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ। यानी कि मॉड्यूलस फंक्शन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट, मतलब कैसा फंक्शन है, विच गिव्स वैल्यू एज fx इज इक्वल टू एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन 0। अब इसका मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए मॉड्यूलस फंक्शन क्या बताया, fx इक्वल एक्स एंड माइनस एक्स, और ये दो इसमें केस दे रखे हैं। इसका क्या मतलब हो गया, देखो आर टू आर डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 -1 √2 कुछ भी, और हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर आंसर में मिलेगा। बशर्ते ये काम कैसे करेगा ये फंक्शन, यानी कि ये हमेशा क्या देता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। fx ऑलवेज क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखो, fx इज इक्वल टू मॉड x लिखो इसको पहले तो, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, fx इज इक्वल टू मॉड x। अब ये fx को कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। आप समझिए फ्रेंड, देखो fx यानी कि जब भी हम x में कोई वैल्यू पुट करेंगे हमें एक आंसर मिलेगा, वो किस हिसाब से मिलेगा, मॉड x के हिसाब से मिलेगा। अब इस मॉड x का क्या मतलब होता है, मॉड x का मतलब है ऐसा फंक्शन जो हमेशा आंसर क्या देगा, प्लस का देगा, पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव किस तरीके से देगा, अब देखो अगर मैंने x में 1 पुट किया तो ये कैसा नंबर था, x ग्रेटर देन 0 है ना, ये 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब तो सेम वैल्यू वैसे की वैसी लिख दो। तब हमने क्या किया, 1 का 1 लिख लिया, समझ रहे हैं आप। अब देखिए मैंने यहां पुट किया -1, यानी कि अब x की वैल्यू क्या ले ली, 0 से छोटी। अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें, 0 से नीचे लें, तो ये नंबर क्या, ये फंक्शन क्या काम करता है, उस नंबर को नेगेटिव कर देता है, यानी कि उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि माइनस ऑफ -1 करेगा, और तब भी आंसर फिर दोबारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात जिसको समझ में आ गई समझ लो, उसको मॉड्यूलस फंक्शन क्लियर हो गया। देखिए अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लें तब तो वो x वैल्यू देगा। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तब ये फंक्शन क्या काम करता है, x को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि उसी नंबर का माइनस कर देता है, माइनस से प्रोडक्ट करके आंसर देता है। समझे, जब हमने x की वैल्यू 0 से छोटी ली यानी कि -1 ली, तो इस फंक्शन ने क्या काम किया, इसका नेगेटिव कर दिया, यानी कि -1 का नेगेटिव कर दिया, और वो फिर से क्या बन गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब जो मॉड x है वो हमेशा हमें क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कोई भी वैल्यू रखिए वो क्या करेगा, उसी का पॉजिटिव बना देगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन। अच्छा उससे पहले फ्रेंड इसका ग्राफ देखिए किस तरीके से बनता है, ठीक है। मॉड x का ग्राफ वी शेप में बनेगा। क्लियर। यहाँ पे दिया हुआ है 0 के केस में x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन 0, यहाँ ग्रेटर देन और आएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। ये इसका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट देखो सिग्नम फंक्शन। देखो फ्रेंड सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, ऐसा फंक्शन है आर टू आर डिफाइन है, यानी कि इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन सच दैट जब भी हम fx में देखो कोई भी वैल्यू x 0 से बड़ी हो, क्या समझ रहे हैं, देखो 0 से बड़ी जब भी वैल्यू लेंगे ना तो आंसर हमेशा क्या देगा, 1। अगर x की जगह पे क्या रखेंगे 0 तो आंसर क्या देगा, 0। और x की जगह पे लेस देन 0 वैल्यू पुट करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ -2 पुट करूं तो आंसर क्या आएगा, -1। यहाँ मैं -10 रखूं तब भी आंसर क्या आएगा, -1। समझ गए, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो तो आंसर 1, 0 है तो 0, इक्वल 0 है तो 0, और लेस देन 0 है तो -1। ये हमेशा हमें आंसर देगा, ठीक है। सिग्नम फंक्शन की जो डोमेन होती है, देखो डोमेन ये होती है ना, डोमेन में क्या है, R, डोमेन में क्या है, R। जबकि इसकी खास बात है इसकी रेंज क्या होती है फ्रेंड्स, यहां देखिए डोमेन हो गई R, सिग्नम फंक्शन की डोमेन तो हो गई रियल नंबर क्योंकि R टू R जा रहा है, जबकि यहां पे कोई भी वैल्यू रख रहे थे, आंसर जो है हमें 3 ही नंबर मिल रहे हैं, कौन कौन से, 1 0 और -1। तो रेंज क्या हो गई, -1 0 और 1। कोडोमेन क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सेट क्या हो गया, कोडोमेन का काम करेगा, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन में डोमेन, रेंज, कोडोमेन, डोमेन R, रेंज -1 0 1 एंड कोडोमेन R, रियल नंबर का सेट।
नाउ नेक्स्ट देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, R टू R डिफाइन होता है और fx इज इक्वल्स टू, देखिए इस तरह के ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है और x किसको बिलोंग कर रहा है, R को। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, मतलब ये फंक्शन हमें कैसे आंसर देगा, क्या करता है ये, देखो fx क्या करता है, या तो लेस देन या इक्वल टू x आंसर देगा। क्या समझे, fx कोई भी वैल्यू जब x की पुट करेंगे तो ये क्या करेगा, या तो x या x से छोटी वैल्यू आंसर में हमें देगा। समझ गए। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझो। मान लो x की वैल्यू मैंने 1.2 रखी, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रख लिया, 1.2, f 1.2 रखा तो आंसर क्या मिलेगा, 1। समझ रहे हैं। देखो ये नंबर लाइन थी, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, तो 1.2 कहीं यहाँ पे था ना, तो क्या कहा है, जो भी आप x पुट करेंगे ये क्या करेगा, या तो उससे छोटी वैल्यू, या तो उससे छोटी वैल्यू या खुद वो नंबर आंसर करेगा। तो देखो 1.2 के नियरेस्ट नंबर कौन सा था, एग्जैक्ट नंबर 1 था। ठीक है, ये डेसिमल नंबर्स नहीं लेता है, इंटीजर, ये सिंपल क्या लेगा, नेचुरल नंबर आंसर लेगा। अब मैंने मान लो x की जगह रखा -0.5, तो -1 और 0 के बीच में माइनस क्या आता है, -0.5 है ना, -1 और 0 के बीच में आता है -0.5। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि या तो जो x आपने पुट किया है उससे छोटी वैल्यू या इक्वल टू x, वही नंबर आंसर में आएगा। तो हमने क्या पुट किया, -0.5। अब 0.5 तो आंसर हो नहीं सकता, 0.5 से छोटा कौन सा है, और जो पूरा नेचुरल मतलब एक पूर्ण संख्या हो, पॉइंट में ना हो, डेसिमल में ना हो, वो है -1, तो -1 आंसर हो जाएगा। अच्छा ऐसे लीजिए 2.5। अब देखो 2.5 जो है किस किस के बीच में है, 2 और 3 के बीच में, तो आगे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, पीछे आ जाएगा। आंसर क्या देगा हमें, 2। अगर मैं x 2 पुट करूं तो f2 पुट करने पे 2 ही आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इनका ग्राफ देखिए, ये देखिए इस तरीके का ग्राफ बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। देखो 2 इंक्लूड 1 और 2 के बीच में जब भी आप कोई वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वो कहाँ जाएगी, हमेशा पीछे वाला नंबर आंसर में लेगी। ठीक है, 1 आंसर लेगी, 2 कभी भी आंसर नहीं होगा। अगर 2 और 3 के बीच में आप नंबर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 2 की तरफ को जाएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। इस तरह इसको करते हैं। अच्छा एक ग्राफ और अभी सिग्नम फंक्शन का मैंने नहीं बताया आपको, ये देख लीजिए। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनता है, 3 वैल्यू आती है, -1, 0 और 1 आंसर में, तो 0, 1, -1, 1 और 0, ये 3 केस आते हैं, ये इसका ग्राफ होता है। तो फ्रेंड ये थी आज की क्लास रिलेशन एंड फंक्शन की फ्रॉम 11th क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊंगी अब आपको रिलेशन एंड फंक्शन फ्रॉम क्लास 12th। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।